दूर से देखने पर यह समंदर में खड़ी कोई बैटल शिप लगती है। असल में यह एक छोटी सी सिटी है जो आज पूरी तरह से खंडर में हो चुकी है। इसी वक्त में इस छोटे से आइलैंड पर 5000 से ज्यादा लोग रहते थे और ये न सिर्फ जापान की बल्कि पूरी दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली सिटी कहलाती। यहाँ अपार्टमेंट थे जिनका कंक्रीट अब गल सड़ चुका है। इनमें लोगों का सामान आज तक मौजूद है। ऐसा मालूम होता है कि शायद यहाँ पर रहने वाले सब कुछ ऐसे ही छोड़कर यहाँ से भागे हैं। यहाँ स्कूल थे जहाँ कभी बच्चे की आवाज गूंजती थी। हॉस्पिटल, टाउन हॉल, स्विमिंग पूल, शॉप्स और सिनेमा समेत यहाँ वह तमाम फैसिलिटीज थी जो किसी शहर में होनी चाहिए। पर आज ये पूरा आइलैंड, पूरा शहर किसी वीरान घोस्ट सिटी की शक्ल पेश करता है। लेकिन आखिर क्यों यहाँ रहने वाले हजार लोगों में से एक आज भी यहाँ पर नहीं रहते? यहाँ ऐसा क्या हुआ था कि जापान ने 35 सालों तक टूरिस्ट को इस आइलैंड पर जाने से रोके रखा था? इन टीवी के वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। इस आइलैंड को हसीमा कहा जाता है जो जापान के शहर नागासाकी से 15 किलोमीटर दूर साउथ चाइना सी में मौजूद है। क्योंकि इस आइलैंड की शक्ल एक बैटलशिप जैसी है, इसी वजह से इसको बैटलशिप आइलैंड भी कहा जाता है। समुंदर के इस हिस्से में करीब 500 ऐसे आइलैंड हैं जिनमें कोई आबादी नहीं, लेकिन हाशिमा के इस कहानी इनसे काफी अलग है। देखा जाए तो दूसरे आइलैंड काफी हरे भरे हैं, लेकिन हाशिमा आइलैंड समुंदर से उभरा हुआ एक बहुत बड़ा पत्थर है जहां पर प्लांटेशन न होने के बराबर हाशिमा आइलैंड ने अपने वक्त में जापान की इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और उसकी सबसे खास बात थी कोल माइनिंग। पिछले 150 सालों की हिस्ट्री में इस आइलैंड के करीब समंदर के बॉटम से 1,65,00,000 टन कोयला निकाला गया था। इतना ज्यादा कोयला कि आज पूरे इंडिया को 1 महीने तक और पाकिस्तान को 10 महीने तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे सकती थी। सन 1800 में हाशिमा से थोड़ा ही दूर ताकासामी आइलैंड पर रहने वाले लोगों को जमीन पर बिखरा हुआ कोयला मिला था। पहले तो उनको इसी खासियत पता नहीं थी, लेकिन फिर कोहिता नाम के एक आदमी को एक्सीडेंटली इसकी हीटिंग प्रॉपर्टीज का पता चल गया। उस दिन के बाद ताकासीमा आइलैंड के लोगों ने जमीन पर बिखरे हुए कोयले को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे वो अपने घरों को गर्म रखते थे। देखते ही देखते 1850 में नागासाकी एक इंटरनेशनल शिपिंग पोर्ट बन चुका था। अमेरिका और चाइना के दरमियान यह एक स्टॉप ओवर पोर्ट था जहां पर इंटरनेशनल कार्गो सेलिंग सेफ रुकती थी। वेस्टर्न कंट्रीज यानी ग्रेट ब्रिटेन और यूएस ने अपनी सेलिंग शिप्स को इस टीम से रिप्लेस कर रहे थे, जिनको चलाने के लिए एक ही चीज की जरूरत थी और वो था कोयला। जब वो शिप्स नागासाकी पोर्ट पर आकर रुकती थी तो उनको रिफ्यूलिंग के लिए कोयले की जरूरत पड़ती थी और ये कोयला नागासाकी से थोड़ा ही दूर पर हाशिमा आइलैंड पर बिखरा हुआ था। जब कोयले की डिमांड बढ़ती गई तो अब आइलैंड के लोग इसको बेचने के लिए जमीन से निकलने लगे। देखते ही देखते ताकासामी के सरफेस पर कोयला खत्म हो गया। तभी उन्होंने आसपास के आइलैंड का रुख किया, जिसमें हाशिमा वाहिद ऐसा आइलैंड था जिसमें काफी ज्यादा कोयला था। उस वक्त कोयले को निकालने के लिए ओल्ड तरीके इस्तेमाल किए जाते थे, जिसमें ज्यादातर हाथों का इस्तेमाल होता था। अब बढ़ती हुई कोल डिमांड को पूरा करने के लिए हाथों का इस्तेमाल न काफी था, इसलिए 19वीं सेंचुरी में मित्सुबिशी ने हाशिमा आइलैंड खरीद लिया। उस वक्त मित्सुबिशी एक शिपिंग कंपनी थी। इसने हाजी आइलैंड पर प्रॉपर कोल माइनिंग स्टार्ट करने का फैसला किया। मित्सुबिशी ने यहाँ वर्कर्स के लिए घर बनाए और पूरे आइलैंड को समुद्र लहरों से बचाने के लिए एक सिविल भी बनाया। यही वजह है कि आज यह आइलैंड एक शिप की शक्ल जैसा दिखता है। 1916 में यहाँ पर 3000 वर्कर्स रहते थे जो साल में 150 टन कोयला जमीन से निकालते थे। छोटे साइज की वजह से यहाँ रहने की जगह काफी कम थी। यहाँ कंक्रीट फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया ताकि
ताकि ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स यहाँ अपनी फैमिली के साथ रह सके। ये उस वक्त जापान की सबसे बड़ी कंक्रीट बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन यह फिर भी वर्कर्स के रहने के लिए काफी छोटी थी। उसके बाद हाशिमा आइलैंड पर वर्कर्स की तादाद बढ़ती गई और मित्सुबिशी यहाँ नए कॉम्प्लेक्स भी बनाता चला गया। इसके साथ साथ वर्कर्स के बच्चों के लिए स्कूल और एंटरटेनमेंट सेंटर भी बनाए गए। 1941 में हाशिमा आइलैंड पर कोयले प्रोडक्शन सालाना 4 लाख टन तक जा पहुंची, जो कि दिन का ब दिन बढ़ती जा रही थी। 1959 में आइलैंड की टोटल पॉपुलेशन 5200 थी। अब देखा जाए तो आइलैंड का टोटल एरिया ही 15.5 एकड़ है। अगर हम सिंपल मैथ करें तो 1 एकड़ में यहाँ पर 335 लोग रहते थे। इतनी घनी आबादी आज तक दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं पाई गई। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सके कि चाइना, जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी आज 84 पीपल पर एकड़ है, उसके हिसाब से हाशिमा में उस वक्त 335 लोग 1 एकड़ में रहते थे। जो वर्कर्स यहाँ रहते थे, उनका कहना है कि एक कमरा 3 वर्कर्स के शेयर करते थे, लेकिन उनमें जगह सिर्फ 2 वर्कर्स के सोने की थी और तीसरी वर्कर को कबर्ड में सोना पड़ता था। माइन की बात की जाए तो हाशिमा आइलैंड से 1 किलोमीटर नीचे खोद कर बनाई गई थी, जहाँ टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 95 होती थी। इन हाई कंडीशन में वर्कर्स का काम करना किसी भी सूरत खतरे से खाली नहीं था। हाशिमा आइलैंड की कोल माइनिंग पर काम करने के दौरान कई वर्कर्स की जान भी जाती है। यहाँ तक केवल वर्ल्ड वार 2 के दौरान और उससे पहले चाइनीज और कोरियन कैदियों से फोर्सफुली माइन पर काम करवाया जाता था, जिसके लिए पूरी दुनिया आज तक जापान को क्रिटिसाइज करती है। इसी वजह से वर्ल्ड वार 2 के बाद जब जापानीज एम्पायर का तख्ता उलट दिया गया, तो अपना इम्प्रेशन अच्छा करने के लिए जापान ने हाशिमा आइलैंड पर वर्कर्स के लिए कई फैसिलिटीज भी बनवाई, जैसा कि सिनेमा, जिम्नेजियम, हाई स्कूल और इंटरटेनमेंट सेंटर। यहाँ के तमाम फैसिलिटी सिर्फ बिल्कुल फ्री रखी गई थी, लेकिन इसके लिए वर्कर्स को आइलैंड की मेंटेनेंस में हाथ बटाना पड़ता था। यहाँ पीने का फ्रेश पानी जापान से लाया जाता था, लेकिन बाद में समंदर के अंदर वाटर लाइन बिछाई गई जो मेनलैंड जापान से जाकर कनेक्ट होती थी। 1960 में हाशिमा आइलैंड अपने पीक पर चल रहा था और जापानीज इकोनॉमी को इससे काफी फायदा भी हो रहा था, लेकिन ये वो वक्त था जब दुनिया में कूल इंजन्स का डाउनफॉल शुरू हो गया। कोयले को माहौल के लिए नुकसानदेह करार दे दिया गया और ऑयल ने कोयले को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। इसके चलते अब इंटरनेशनल मार्केट में भी कोयले की डिमांड कम होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता कोल माइनिंग बंद होना शुरू हो गई। हाशिमा आइलैंड पर माइनिंग वैसे ही काफी मुश्किल थी, क्योंकि एक तो ये मेनलैंड से कटा हुआ था और दूसरा साउथ चाइना सी में सुनामी और समुद्री तूफान अक्सर आते रहते। मित्सुबिशी ने आइलैंड के गिर्द प्रोटेक्शन वॉल तो बना रखी थी, लेकिन इन तूफानों की वजह से अक्सर ये वॉल टूट जाती थी, जिसकी वजह से इसकी रिपेयरिंग पर भी एक्स्ट्रा खर्च आता था। इन सब डिफिकल्टीज के वजह से अब हाशिमा कोल माइनिंग प्रॉफिटेबल नहीं रहा। 1970s में मित्सुबिशी ने 2000 वर्कर्स को निकाल दिया या उनको दूसरी फैसिलिटीज में एडजस्ट कर दिया और फिर फाइनली 25 जनवरी 1974 में कंपनी ने ऑफिशियली हाशिमा कोल माइनिंग को बंद कर दिया। बिना जॉब और रोजगार के हजारों वर्कर्स ने रातों रात हाशिमा आइलैंड को छोड़ दिया। हाशिमा आइलैंड की हिस्ट्री में इंसानों की पूरी एक नस्ल यहाँ बड़ी हुई, लेकिन वह सारी यादें उनको यहीं छोड़कर जाना पड़ा। आज हाशिमा साउथ चाइना सी में एक उला हुआ खंडर आइलैंड का मंजर पेश करता है। कई सालों तक जापानीज गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को सील रखा था और इसकी वायोलेशन करने वाले को सख्त सजा दी जाती थी। कई लोगों का कहना था कि जापान यहाँ फोर्स लेबर कैंप्स की असल हकीकत दुनिया से पाना चाहता है, लेकिन जापान का कहना था कि यह रोल उन्होंने आइलैंड पर चोरी रोकने के लिए बनाया है। हाशिमा को 21st सेंचुरी में दोबारा से डिस्कवर किया गया और गोस्टा सिटी उनकी शक्ल में ये काफी फेमस भी हो गया। खास तौर पर उनके बीच जो गोस्टा टाउन्स या खंड देखने की शौकीन
थे। 2005 में जापान ने आइलैंड को ऑफिशियली टूरिस्ट के लिए खोल दिया। ऑफिशियली ने कई बार यहाँ बिल्डिंग की रिपेयरिंग की कोशिश की, लेकिन क्योंकि इनका कंक्रीट काफी गल सड़ चुका है और हार्श वेदर कंडीशन की वजह से ये काम करना पॉसिबल नहीं रहा। यहाँ कई बिल्डिंग टाइफस की वजह से गिर चुकी और दूसरे बिल्डिंग से गिरने की करीब सिर्फ आइलैंड के थोड़े हिस्से के रिपेयर किया गया और टूरिस्ट को भी यहीं तक जाने की परमिशन है। इस घोषणा उनकी लोकेशन फिल्म मेकर्स को भी काफी अट्रैक्ट करती है। यहाँ 2009 की लाइफ आफ्टर पीपल टीवी सीरीज शूट की गई थी। 2011 में जेम्स बॉन्ड की स्काई फॉल मूवी काफी थिएटर सीन को भी हाशिमा आइलैंड पर ही शूट किया गया। 2009 में जापान ने हाशिमा आइलैंड को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डालने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और चाइनीज गवर्नमेंट ने इसको काफी अपोज किया। उनका कहना था कि ये उन बच जाने वाले लोगों की फीलिंग के साथ खिलवाड़ है। इन लोगों को यहाँ फोर्सफुली लाकर उनसे माइंड के अंदर काम करवाया जाता था। आखिरकार इनके बीच कंप्रोमाइज इस बात पर हुआ कि जापान यहाँ 1940s में फोर्स लेबर की एक्सपेक्ट करेगा और हेरिटेज साइट की हिस्ट्री में फोर्स लेबर का जिक्र भी किया जाएगा। उम्मीद है हिंद टीवी के ये वीडियो आप लोगों को भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों का प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए।